नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। गजब बुरा हाल कर रखा है मोदी जी की राजनीति ने। नफरत का उबाल आ रहा है। मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक बातें बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को सड़कों पर नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। भाई, कावड़ यात्रियों के लिए भी ये नियम रखो ना, कि वो क्यों उत्पात मचाएंगे। क्या ऐसी चीजों से देश के अंदर नफरत का माहौल नहीं बनेगा। अभय दुबे जी से मैंने रोचक बातचीत की है। 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अपना प्यार बनाए रखिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे याद है शायद मोदी जी ने अपनी जिंदगी की प्रधानमंत्री के रूप में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में की थी और वहां भी उन्हें इस बात का कड़ा सवाल सामने आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत में प्रेस फ्रीडम, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला क्यों उठता है। और पूरी दुनिया में ये बात सामने आई कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार हमको ज्ञान का पूरा एक थैला भर के देने के बाद कि विदेश यात्रा मत करो, गैस कम जलाओ, पेट्रोल डीजल कम चलाओ। प्रधानमंत्री जी ठंडे ठंडे देशों में घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ गर्मी में हॉट हॉट हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे प्रेस फ्रीडम में जिस मुल्क का नाम सबसे ऊपर है, नॉर्वे में, उसकी एक पत्रकार का सवाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और मोदी जी पतली गली से निकल लिए। उससे पहले यात्रा में एक नौजवान प्रधानमंत्री ने एक मुल्क के कह दिया कि भारत में प्रेस की आजादी और खास तौर से अल्पसंख्यकों के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। भारत में हिंदू खतरे में हैं और मुसलमानों के ऊपर प्यार बरसाना, उनकी अब्दुल की चूड़ी टाइट कर देना, पूरी दुनिया में अब थू थू हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस विदेश यात्रा में जितने ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले पाए, एक पत्रकार के सवाल ने गर्मी पैदा कर दी है। क्या ये मुल्क अब ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में हमारी फ्रीडम को, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को, मुसलमानों के मुद्दे को इंगित किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि भारत अब वो मुल्क बनता जा रहा है कि जहां पर बोलने की आजादी खतरे में है। और ये जो सवाल था, मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं दे पाए हैं अभय जी। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में जितने भी, जहां चुनाव होकर जो जीतता है उसको सत्ता प्राप्त होती है, मतलब कम से कम चुनावी लोकतंत्र है वहां पर। और लोकतंत्र की क्वालिटीज कम ज्यादा अलग अलग देशों में होती हैं, लेकिन चुनावी लोकतंत्र जहां पे है, बुनियादी शर्त जो है, वहां भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर सरकार ने मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है। और कोई देश नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है ऐसा। मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इस मामले में भारत बिल्कुल अनूठा अलग देश है, बिल्कुल एकदम। यहाँ मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है। ठीक ठीक मीडिया वही काम करता है जो सरकार उसको करने के लिए कहती है। अब और देखिए, मीडिया के जो एंकर हैं, जो कोई एनडीटीवी में काम कर रहा है, कोई आज तक में काम कर रहा है, कोई एबीपी पे काम कर रहा है, कोई और जी टीवी पे काम कर रहा है, सब बड़े बड़े चैनलों में जो एंकर हैं, उनको ये निर्देश आते हैं कि आपको आज ये ट्वीट करना है, ये चीज पोस्ट करनी है, ये चीज आपको इंस्टाग्राम पे डालनी है, और ये चीज आपको इस पे डालनी है, ये चीज उस पे डालनी है, और बड़ी खबर के तौर पर डालना है, इसको महत्व देना है इसको। और वो जो एंकर हैं, वहां के जो बड़े रिपोर्टर और वरिष्ठ लोग हैं, वो पूरे दिन यही काम वफादारी के साथ करते हैं। वो एक खबर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, एक खबर यहाँ करते हैं, एक खबर वहां करते हैं। इसी तरीके से पूरे दिन उनका काम चलता रहता है। और हर बार वो खबर को इस तरह पेश करते हैं, इसमें कई बार मैं भी फंस जाता हूँ उस चक्कर में। कोई बड़ी खबर किसी ने पोस्ट की है, नाम जाना पहचाना लग रहा है, परिचित भी है मुझसे, खोल के देखता हूँ, पता लगा ये तो वही खबर है जो सवेरे से पोस्ट की जा रही है बार बार। मतलब लगातार लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सच हो, चाहे वो मामूली बात हो, उसको गैर मामूली बताकर लोगों तक पहुंचाया जाए। ये काम न केवल उनकी जो प्रस्तुतियां होती हैं चैनल पे उसके जरिए करते हैं वो, बल्कि निजी तौर पर पार्टी और सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये मैं कह रहा हूं। मतलब ये जो ये खास बात है। मतलब केवल ये नहीं है कि वो आप जो जो चैनल में अपना कार्यक्रम दिन में जो 1 या 2 कार्यक्रम पेश करते हैं, उनके अंदर ही सरकार की सेवा करते हैं। नहीं, उनके अंदर तो करते ही है सरकार की सेवा, वहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन बाद में निजी तौर पर घर पे भी जाते हैं। मुझे लगता है कि सोने से पहले एक ट्वीट करते हैं सरकार के पक्ष में, फिर सुबह जब पॉटी पे बैठे होते हैं तब एक इंस्टाग्राम पे डालते हैं। मतलब ये है उनका पूरा तरीका। ये सारे के सारे लोग लगे हुए हैं इस काम में, क्योंकि आप उनकी अगर सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियां देखो तो आप पाएंगे कि वो यही काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कैप्चर है, मतलब ये जो पूरी तरह सरकार के
इस जो गोदी में बैठा है, मतलब सरकार अपने हाथ से उनको खिला रही है, वो सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार की तरफ से निर्देश आता है, फिर उसका पालन करते हैं, ऐसा और कहीं नहीं है। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो एक खास तरह के मीडिया माहौल के आदी हो चुके हैं, और ये माहौल खुद उनका ही बनाया हुआ है। एक तरह से वो इस मीडिया माहौल के मालिक हैं, वो पपेटियर हैं, वो कठपुतली का नाच, ये सब कठपुतलियों की तरह हैं। मोदी जी और मोदी जी के जो एहलकार हैं, उनकी टीम है, वो जिस तरह से डोरे हिलाती है, धागे हिलाती है, उस तरीके से ये पूरा मीडिया नाचता है, बिल्कुल बेशर्म होकर। और उसको मतलब ये शर्म वर्म की बात तो बहुत पीछे छूट चुकी है। ये तो जब आदमी शुरू में भ्रष्ट होता है तब शर्म की बात थोड़ा सा चुभती भी है, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए, अब तो बहुत कुछ हो गया। मतलब 3 सरकारें बन गई मोदी जी की, और उसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मोदी जी हैं इसके अभ्यस्त। लेकिन जब वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों में जाते हैं तो वहां पे उन्हें ऐसे पत्रकार मिलने का खतरा रहता है जो उनसे दिक्कत पहुंचाने वाले सवाल पूछे। दूसरे देशों में एक और दिक्कत होती है कि वो लोग सब अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं, तो फिर मोदी जी को ये भी उलझन, अंग्रेजी में तो जवाब देंगे नहीं, वो हिंदी में जवाब देते हैं, तो वो मोदी जी इस प्रकार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं। यहाँ तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके ऊपर दबाव डाले किसी की हिम्मत नहीं है। जो उनके इंटरव्यू भी होते हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू मिली नूरा कुश्ती होती है, जिसमें सब पहले से बता दिया था कि इन सवालों के जवाब देना है। जो उन्होंने पॉडकास्ट कराया था वो भी नूरा कुश्ती थी, सारे के सारे नूरा कुश्तियों की तरह इंटरव्यू और पॉडकास्ट होते हैं। बिल्कुल ये लोग सब मोदी जी की जेब में पड़े हुए हैं। मोदी जी जब चाहते हैं कोई उसमें से निकालते हैं उसमें से, और उससे कहते हैं ले भैया तू ये काम कर, चल ये तू कर ले। बिल्कुल इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। और ये जो कैप्चर है 100% है, ये 100% कैप्चर है ये, बिल्कुल एकदम। इसका बहुत फायदा है सरकार को, बहुत फायदा है। सरकार ये इतनी घटिया, इतनी अलोकप्रिय सरकार है, जनता के बीच में इसके प्रति इतनी नाराजगी है, इतनी विफल है, इसके तमाम मंत्री ढक्कन है, मूर्ख है एकदम मंत्री, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानते मंत्री, क्योंकि वो कुछ अच्छा बुद्धिमान आदमी भी एक ऐसी सरकार में मंत्री बन जाए उससे काम न लिया जाए तो 5-7 साल में वो भी वैसे ही हो जाएगा। अब मंत्रियों से काम लिया जाए, काम करेंगे, गलतियां होंगी, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दबाव होगा काम करने का, परफॉर्मेंस का दबाव होगा उनके ऊपर, तो वो कुछ सीखेंगे। या वो भी नहीं, परफॉर्मेंस दबाव, किसी कुछ करना ही नहीं है, सब इसी तरह चल रहा है। जैसे आप पेपर लीक सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, रुपए की जो कीमत गिर रही है वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण। देश कितने बड़े आर्थिक संकट में है, भारत के वित्त मंत्री ने अभी तो कोई बयान दिया है? जो बजट पेश करती हैं, जो वित्त मंत्री हैं भारत की, उनकी तरफ से कोई बयान आया है? रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से कोई बयान आया है? नरेंद्र मोदी ने इतना, उनका बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड फंक्शन है पीएमओ का, वो तय करते हैं कि किसको कब क्या बयान देना है। वित्त मंत्री को अभी बयान अगर नहीं देना है तो वो कुछ भी प्रलय हो जाए, रुपया आज 96 रुपए 35 पैसे हो गया, कल रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप करके उसको 96 पार करने से रोक दिया था, आज 96 रुपए 35 पैसे हो गया। इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये छापा है कि अब ये तुरंत 100 रुपए होने वाला है, और जिस क्षण वो करेगा, यानी जब वो थ्रेशोल्ड, यानी वो मंजिल 100 रुपए की पार कर लेगा, उसके बाद वो और ज्यादा आगे जाएगा, यानी 100 रुपए से भी ऊपर जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। बाप रे बाप, क्या होगा इस मुल्क का? 2023 और 2024 के बीच में इसको रोकने की एक कृत्रिम कोशिश सरकार ने की थी, और बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च करके, जो है डॉलर शॉर्ट करके इसको कहते हैं, वो उन्होंने मतलब डॉलर खर्च किए थे ताकि रुपया मजबूत हो सके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। देखिए ये हालत है। अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें गिरावट नहीं हो, कोई क्षेत्र नहीं है गिरावट नहीं हो, कोई बहुत बुरी हालत है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया में इस सवाल को नहीं उठाया जा रहा। मीडिया में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो खुलेआम झूठे आंकड़े मंचों पर देते हैं, एंकर चुपचाप सुनता रहता है या सुनती रहती है। ये एंकर की जिम्मेदारी है कि उसके झूठे आंकड़े जो है वो कहे भाई ऐसे झूठे आंकड़े मत दीजिए, और जो झूठे आंकड़े का खंडन कर सकता है वहां पर उसको बोलने नहीं देता है एंकर चालाकी के साथ में। मसलन जो तेल की समस्या है, ये इनके ऊपर आरोप है कि जब मोदी जी के जमाने में 60 रुपए पर बैरल तेल मिल रहा था, तब ये तेल को इतने ज्यादा महंगा क्यों बेच रहे थे? तब उन्होंने तेल की कीमतें कम क्यों नहीं की?
इसके जवाब में वो कहते हैं कि जब हम सत्ता में आए 2014 में तो हमारे पास ऑयल बॉन्ड का पेमेंट करना था हमको। अच्छा, अब ये कितना बड़ा झूठ है। ऑयल बॉन्ड तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का था केवल। ऑयल बॉन्ड जो थे वो तो 1.5 लाख करोड़ के थे। उससे 30 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और बढ़े हुए तेल की कीमत ये वसूल कर चुके हैं ऑयल बॉन्ड से। सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोई उस झूठ का खंडन नहीं करता। भाजपा के प्रवक्ताओं को ये झूठ बोलने दिया जाता है और बड़े वो आत्मविश्वास से आंकड़े लेके आते हैं, झूठे आंकड़े लेके आते हैं और झूठ बोलते हैं। भारत का जीडीपी कितना है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये लगातार कहते रहना कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी के साथ विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। वो कहते हैं भारत का जीडीपी 6.5% या उससे ऊपर का है, जबकि वास्तव में भारत का जीडीपी जो है वो 3% के आसपास है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि ये लगातार झूठ बोला जाता रहता है और मीडिया उस झूठ की तस्दीक करता रहता है, उसको सच के रूप में पेश करता रहता है। इस चीज से सरकार को अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बंद करने में, रोकने में काफी मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर आम जनता से प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश में कोई पत्रकार जो है वो उनसे पूछता है या पूछती है, तो प्रधानमंत्री का एक ही तरीका है कि वो उसकी तरफ देखें भी नहीं। अब आप देखिए, जब ये नॉर्वे में जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उस प्रेस ब्रीफिंग में जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग खत्म हुई तो एक पत्रकार ने, जिसका का नाम हेली यंग था, हाँ हेली लिंग था पत्रकार नाम, उसने फौरन कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माय क्वेश्चन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। ये उसने बाद में रिएक्शन कर में कहा, जब प्रधानमंत्री उतर रहे थे सीढ़ियों से तो उसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर would you not take few question from us? अच्छा, प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो चुपचाप चले गए। बाद में उस पत्रकार ने लिखा कि मुझे प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी कि वो सवाल हमसे लेंगे, सवालों का जवाब देंगे। नॉर्वे जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता में दुनिया में एक है। तो तुरंत एक दूसरे ने सोशल मीडिया पे जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो नीचे उन्होंने जवाब दिया कि ये प्रेस ब्रीफिंग थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए था, अगर प्रेस ब्रीफिंग थी तो आप मतलब जो है वो ये गलत बात कर रहे हैं। इसके जवाब में फिर उस पत्रकार ने कहा कि ये नॉर्वे में ये सब फर्क नहीं देखा जाता है, ये प्रेस ब्रीफिंग थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नॉर्वे में, इसीलिए नॉर्वे दुनिया में नंबर 1 है कि हम किसी भी परिस्थिति में सत्ताधारियों से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और सत्ताधारी हमारे यहाँ तो सवाल पूछा जाएगा तो पहले चैनल बंद होगा 4 PM, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके खुलवाना पड़ेगा, फिर बंगाल के चुनाव होंगे, फिर 4 PM होगा, फिर हाई कोर्ट जाके खुलवाना पड़ेगा। आपका चैनल बंद करवा दिया। अगर मान लीजिए कोई गोदी मीडिया में काम करने वाला एंकर सवाल पूछने करते तो नौकरी चली जाएगी उसकी भाई। नौकरी, अरे स्मृति ईरानी ने हरीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये तो 3-4 बिल्कुल सीधे सीधे उदाहरण है जिनको फोन करके नौकरी से निकाल दिया गया। अभय जी, आपको याद होगा अमेठी में स्मृति ईरानी ने पूछा था पत्रकार से, भास्कर में, मालिक से बात करूं, याद है ना आपको? पत्रकार को नौकरी नहीं करवाने की धमकी डाली थी स्मृति ईरानी ने। ये बात अलग है कि अमेठी की जनता ने पत्रकार को तो रोका, उनको पैदल कर दिया। दूसरा मसला ये है कि यहाँ के मीडिया मुद्दे कौन से उठाती है। योगी जी ने कहा कि सड़कों पर नमाज मत पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो ठीक कर दिया जाएगा, सड़कें चलने के लिए होती हैं। और देश के सबसे बड़े चैनलों पर बहस चल रही थी, योगी ने ठीक कर दिया, मतलब वही कि अब्दुल की छुट्टी ठीक कर दी। और लोग बड़े बड़े तर्क दे रहे थे, भाई सड़कें चलने के लिए होती हैं, सड़कों पर नमाज क्यों पढ़े। इनसे ये पूछो, जो 1 महीने कावड़ यात्रा चलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, कितने ढाबे तोड़े जाते हैं, कानून व्यवस्था का क्या हाल होता है, सड़कों पर चलने का डर लगता है। तो वो जो सड़कें बंद हो जाती हैं, डीजीपी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, वो क्या जायज है? मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली तो गुनाह है, वो कावड़ यात्रा निकले तो जायज है, लेकिन मीडिया इस बात को ऐसे तूल दे रहा है योगी जी ने महान कार्य कर दिया। अब देखिए, केवल मामला योगी जी का नहीं है, ये मामला केवल योगी जी का नहीं है। इसके अंदर 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आप और जोड़िए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उनका नाम जोड़िए, और साथ में बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका नाम जोड़िए। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि असम में मुसलमानों की आबादी 40% हो गई है, इससे हमारी रातों की नींद उड़ गई है, इस मसले को दुरुस्त करना होगा। यानी आप उनकी आबादी कम करेंगे किसी तरीके से, कैसे कम करेंगे? अब ये वो उनके पास योजना होगी, मुसलमानों की आबादी कैसे कम करेंगे, सोचिए।
उनको जेलों में डालेंगे या असम से निकालेंगे या उनके खिलाफ दंगे करवाएंगे, हिंसा करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कुछ नहीं पता। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा खत्म होना चाहिए। जब वो नंदीग्राम से जीते और भवानीपुर से जीते तो उन्होंने दोनों बार कहा कि हमको यहाँ के मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, मैं तो बाद में मुसलमानों को जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। वो साफ कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा खत्म होना चाहिए। वो जो जिसने हमें वोट दिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारा सपोर्ट जनाधार है, हम केवल उसी का हित का साधन करेंगे, अपने विरोधियों का हित का साधन नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि सड़क पे अगर नमाज पढ़ोगे और प्यार से नहीं मानोगे तो तुम्हें दुरुस्त करना हम जानते। अच्छा, अब आप बताइए, देश के 3 मुख्यमंत्री, एक उसमें बिल्कुल नया है, 2 पुराने हैं। देश के 3 मुख्यमंत्री एक साथ एक ही तरह की बात, मुसलमान विरोधी बात क्यों कह रहे हैं? बताइए, सोचने की बात यह है। आखिरकार अचानक उनको यह प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? मैं मानता हूं ये एक रणनीति है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मानता हूं ये रणनीति है ताकि जो भयंकर रूप से एक आर्थिक प्रलय देश में हो रही है, बहुत बुरी हालत है भारत की अर्थव्यवस्था की। देखिए, मैं कम से कम 40 साल से इस देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को देख रहा हूं। टीवी जब नहीं था इस तरह का, तब से मैं, उससे पहले से मैं सक्रिय हूं। इससे पहले 1990 में भुगतान संतुलन की पेमेंट क्राइसिस हुई थी, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो केवल 15 दिन का आयात का पेमेंट करने लायक ही रह गया था। उस संकट के बाद में ये संकट आया है और ये संकट उस संकट से बहुत ज्यादा बड़ा, व्यापक और चौतरफा संकट है। इतना बुरा संकट है और देश के 3, बंगाल भी बहुत बड़ा प्रदेश है, असम जो है उत्तर पूर्व के 7 प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश तो है ही सबसे बड़ा। वो कह रहे हैं मुसलमानों, सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। अगर मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी सब में तो समस्या हल हो जाएगी। अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देना शुरू कर देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान विरोधी लफाजी है उसके पीछे क्या साफ तौर पर नहीं दिखाई पड़ता कि ये एक किसी तरीके से लोगों को आर्थिक प्रश्न के ऊपर विचार करने का मौका ना मिले, उससे जो आने वाली आहटें हैं वो लोगों के कानों में ना पड़े, इनका जो एक सांप्रदायिक कोलाहल है मतलब वो लोगों के कानों में लगातार पड़ता रहे, ये वो चाहते हैं और ये इस तरीके से सारा का सारा कर रहे हैं। अब इसमें खराब है देश की। एक मिनट, विपक्ष की भी एक समस्या है। ये विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि ये सरकार और सरकार के लोग जो हैं वो किस तरीके से स्पिन देते हैं पूरे माहौल में, किस तरह पूरी बहस को डिरेल करते हैं। विपक्ष का फोकस लगातार आर्थिक पृष्ठ पे होना चाहिए क्योंकि वो असली सवाल है। रुपए काम, देखिए रुपए से चलता है। अगर आपको 10 रुपए का भुगतान करना है और आपके पास 8 रुपए हैं तो 2 रुपए का कर्जा लेके आप जाएंगे वहां से, कोई आपके 2 रुपए माफ नहीं करेगा, फिर आपको 2 रुपए अरेंज करके दोबारा भुगतान करना पड़ेगा, वरना 2 रुपए में ब्याज देना पड़ेगा आपको। अब तो रुपए काम रुपए से चलता है, रुपए काम लफाजी से नहीं चलता, नैरेटिव से नहीं चलता रुपए काम। अर्थव्यवस्था का मतलब है रुपया। रुपए की हालत क्या है? रुपए की हालत देख सकते हैं कि बास्केट ऑफ करेंसीज में रुपए की हालत क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था की दुनिया में कोई प्रतिष्ठा नहीं है इस वक्त, कोई यहां निवेश नहीं करना चाहता। 30 लाख यानी कि 30 हजार, मतलब कितना अरब, तो इतने बड़ी संख्याएं हैं, वो अभी 1 महीने के अंदर और इस देश से बाहर जा चुका है। और देश के जो बड़े पूंजीपति हैं वो ये सब दावा कर रहे हैं कि हम डॉलरों में अमेरिका में निवेश करेंगे। भाई 25 अरब डॉलर खर्च करके रिलायंस वाले निवेश करना चाहते हैं, वहां रिफाइनरी खोलना चाहते हैं अमेरिका में, और वो उससे शेल जो ऑयल है वो खरीदेंगे और उसको रिफाइन करके डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। दूसरे जो है गौतम अदानी साहब, वो कह रहे हैं 10 अरब डॉलर, लेकिन बताया कि 10 नहीं, दरअसल आश्वासन 30 अरब डॉलर का दिया गया है। 30 अरब डॉलर का मतलब हुआ 3 लाख करोड़ रुपया। सोचिए आप, 3 लाख करोड़ रुपया। और 25 अरब डॉलर का मतलब हुआ 25, आप देखिए 25 डॉलर का मतलब हुआ 2.5 लाख करोड़ रुपया। ये डॉलर कहां से आएंगे इनके पास?
एक ऐसे देश में जहां विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नीचे गिर रहा हो, ये डॉलर कहां से प्राप्त करेंगे? ये जरूर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहीं से ऐसी इन लोगों के पास योजना होगी जो हम लोग इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कैसे ये काम करेंगे। जी संजय जी बोलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मुझे एक और वाक्य याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे, उन पे एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जज साहब की, चीफ जस्टिस साहब की आवाज बंद हो गई। कुछ दिन बाद वो महिला गायब हो गई, आरोप गायब हो गए, चीफ जस्टिस साहब राज्यसभा भेज दिए गए। उसके बाद में उन्होंने वो विवादित फैसले दिए, लोग हैरान थे। दूसरे चीफ जस्टिस साहब थे, बड़े अच्छे माने जाते थे। लास्ट टाइम पे अपने घर पे गणेश आरती के लिए प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और पता चला कि इनके पीछे का खाकी नेकर कहाँ पे पहनते थे ये। तीसरी जस्टिस वेला त्रिवेदी जी, उमर खालिद का नाम सामने आते ही उनको ऐसा करंट लगता था कि गायब हो जाती थी। लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा उम्मीद जगी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों पर सवाल उठाए, वो भी चीफ जस्टिस की बेंच पर। 5 साल से उमर खालिद बंद है। कपिल सिब्बल जी से मेरी बात हुई, सैल्यूट करूंगा कि मैं कपिल सिब्बल जी को, किस तरह वो मुकदमा लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, पीछे से सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने को तो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, वो सालों से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही, यहाँ पे दंगा हुआ है, जहाँ पे बलवा हुआ है कि असली आदमी है कौन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की गिरफ्तारी को और अवैध हिरासत पर जो सवाल उठाए हैं, उसने पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा किया। और एक ये बात की भी है कि एक छात्र नेता को आप 5 साल तक उसको जमानत नहीं दे रहे हैं। राम रहीम जब मन करता था तो पैरोल से बाहर आ जाता था। आशा राम जो निकलने के कगार पर हैं, नित्यानंद, चिन्मयानंद, जाने कितने नाम हैं। और उमर खालिद 5 साल जेल में सड़ गया, पूरी नौजवानी खत्म हो गई। देश में ना जाने कितने उमर खालिद हैं जिनको सालों बाद बेगुनाह छूट जाते हैं। क्यों होता है इस देश में? मुसलमान होना गुनाह है क्या? मैं पूरी तरीके से आप सहमत हूं। उमर खालिद को उन्होंने एक नजीर बना रखा है। उन्होंने बना रखा है कि देखिए हम ये तक कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई भी अदालत जमानत नहीं देगी। और ये सब जो जिन ऑब्जर्वेशन से आपको उम्मीद लग रही है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, इनको आप ये मत मानिए कि इनका नतीजा जो है किसी फैसले में निकलेगा। ये मत मानिए। आप जिन जज साहब की बात कर रहे थे, इन पे यौन शोषण का आरोप लगा था, जब यौन शोषण का मुकदमा आया तो वो खुद ही उस मुकदमे को सुनने बैठ गए। उनके खुद के ऊपर आरोप था और खुद ही उस मुकदमे को सुनने बैठ गए। आप सोचिए, और उनको ऐसा करने दिया गया। आप कल्पना करो, उनको ऐसा करने दिया गया। उन्होंने कहा मैं निर्लज्ज हूं। लोगों ने भी कहा ठीक है भाई, निर्लज्ज है तो है, चले हम क्या कर सकते हैं। इतिहास में उनका नाम जाएगा एक निर्लज्ज जज के रूप में। कैसे इतिहास में नाम जाएगा? कहां लिखा जा रहा है इतिहास? ये कौन लिखेगा? ये इतिहास कौन लोग पढ़ेंगे उस इतिहास को? अब सोच, ये सब हो रहा है हमारे देश में। नाम तो ज्ञानेश कुमार का भी लिखा जाएगा। बिल्कुल। अभी लोगों को क्या लग रहा है? अभी लोगों को लग रहा है ऐसे कि मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ सुन रही है, वो पिटीशन, वो याचिका जो 2024 में दायर की गई थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ, नियुक्ति के तरीके के खिलाफ, तो उन्हें लग रहा है कि शायद उस नियुक्ति के तरीके को सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दे। और उनको गैर कानूनी घोषित करेगा तो उसी कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी गैर कानूनी हो जाएगी। है इस तरह की लोग पवित्र उम्मीदें पाले हुए हैं। मुझे उन लोगों से हमदर्दी है जो उम्मीदें पाले हुए हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कोई उम्मीद नहीं। एक जमाने में मुझे न्यायपालिका और शीर्ष न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हुआ करती थी। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। सुनते ही हैं कि एक नए कोई, जब ये सूर्यकांत जी जाएंगे तो एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, पारदीवाला साहब, और वो शायद 2-2.5 साल रहेंगे, कुछ लंबे समय तक रहेंगे, और वो काफी स्वतंत्र मिजाज के हैं। तो हो सकता है एक आध कोई व्यक्ति आए ऐसा थोड़ा बहुत अच्छा काम करे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आखिर में संजय जी कह रहा हूं, शिकायत करने के मंच समाप्त हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, बात कहने के मंच समाप्त हो गए। घर में बच्चे को लग रहा है उसका अन्याय हो रहा है तो कितना पिताजी शिकायत करेगा, पिताजी नहीं मानेंगे, दादाजी के पास चला जाएगा, नानी के पास चला जाएगा, वो शिकायत करेगा ना वो अपने बच्चा है। हमारे साथ अन्याय होगा, हम कहां शिकायत करेंगे? हमको पुलिस जेल में डाल देगी, हमारी जमानत ही नहीं होगी। कप्पन की देखी थी हमने उत्तर प्रदेश में।
झूठ, हम पे झूठा आरोप लगाया जाएगा, हम पे कहा जाएगा कि हमने लेख लिखा। हम कहेंगे लेख तो हमारा लिखा हुआ है ही नहीं, तो वो पेश ही नहीं करेंगे लेख वहां पे हमारा लिखा हुआ। सही बात है, आप ढूंढते रहिए। यही कहते रहेंगे कि लेख इन्होंने लिखा और गद्दारी की इन्होंने इसमें। हाँ, मुझ पे तो आरोप लगाई दिए कि मैं मणिपुर से लेकर कश्मीर तक जाने क्या क्या करा रहा हूँ, मैं ही देश का सबसे बड़ा आतंकवादी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बोलेंगे और बोलते रहेंगे, बहादुरी के साथ बोलेंगे। धन्यवाद आपको। ये थे अभय दुबे जी और बात ज्वलंत मुद्दों पर है। आप सोचिए, 5 साल तक उमर खालिद जेल में है। क्या गुनाह है? क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? अब्दुल की चूड़ी टाइट होती रहेगी। देश की 20-25% आबादी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रहेगी। और दुख की बात यह है कि विपक्ष भी खुल के मुसलमानों की बात कहने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा। देश में माहौल ऐसा बना दिया गया कि हिंदू नाराज ना हो जाए। विपक्ष को यह बात जंग डंके की चोट पर समझनी चाहिए और कहनी चाहिए कि देश के आधे से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा कि आधे से कहीं ज्यादा हिंदू इस बात के पक्ष में है कि मुसलमानों के भी उतने ही अधिकार हैं जितने हिंदुओं के। विपक्ष को ये बात समझानी चाहिए कि भाजपा किस सांप्रदायिक राजनीति के चलते इस देश को एक अलग माहौल में ले जाना चाहती है। अर्थव्यवस्था नाले में डूब रही है, देश तबाह हो रहा है। रुपया 96 रुपए क्रॉस कर गया, जल्दी 100 रुपए क्रॉस कर जाएगा। एक टाइम में भाजपा के नेता कहते थे जिस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है उसका रुपया गिरता है। अब पता नहीं वो बातें कहाँ चली गई। मैं क्या सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप बताइएगा जरूर। मेरी एक मदद और कीजिएगा, ये बराबर में लोगो देख रहे हैं जस्ट संजय का, मेरे ब्लॉगिंग चैनल का। आप सबके आशीर्वाद के इसके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मस्ती की बातें करता हूं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।